तात्सुमी एक काफी ज्यादा बुद्धू और कमजोर सा लड़का था जो कि काफी ज्यादा मेहनत करता था अपने राज्य में अपने लिए एक बड़ा सा नाम बनाने के लिए। पर एक दिन उसको अपने राज्य का एक काला सच पता चलता है जिसको जानने के बाद उसकी रूह अंदर से कांप जाती है। एंड आगे फिर उसको एक लड़कियों का असैसिन ग्रुप उठा ले जाता है जो कि उसके साथ कांड करने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। और उनके साथ रहते रहते तात्सुमी को वहाँ पर एक गॉड आर्मर मिल जाता है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उस राज्य के सारे सिटीजन्स को उनके दुख दर्द पीड़ाओं से आजाद करता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें वहाँ पर एक व्यापारियों का घोड़ा गाड़ी दिखाया जाता है जो कि एक घने जंगल के बीच में से हवाओं को चीरता हुआ काफी ज्यादा तेजी से अपने मंजिल की तरफ बढ़े जा रहा था। पर तभी अचानक से उनके सामने की धरती को फाड़ता हुआ वहाँ पर उनके सामने एक अर्थ ड्रैगन आ जाता है जो कि उन वाले व्यापारियों के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। पर इससे पहले कि वो उनके ऊपर हमला कर पाता वहाँ पर हमारा MC तात्सुमी आ जाता है जो कि अपनी तलवारबाजी के टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उस वाले ड्रैगन के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर वो वाले व्यापारी वहाँ पर तात्सुमी के पास आकर उनकी जान बचाने का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ उससे ये भी पूछते हैं कि वो कौन है और आखिर क्या काम करता है। तब इसीलिए वहाँ पर तात्सुमी उन वाले व्यापारियों को अपने सपने के बारे में बताता है कि वो एक काफी बड़ा नाइट बनना चाहता है और वो अपने लिए इतनी रिस्पेक्ट अर्न करना चाहता है कि जो भी कोई उसका नाम सुने वो झट से उसको पहचान ले। ये सुनने के बाद वो वाले व्यापारी वहाँ पर तात्सुमी की मदद करने का फैसला करते हैं और उसको लेकर उस वाले राज्य के कैपिटल टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर कि तात्सुमी आना चाहता था। तो तात्सुमी वहाँ पर उस टाउन में पहुँचने के बाद एक गिल्ड में जाता है ताकि वो वहाँ पर अपने लिए एक काम ढूंढ सके। पर जल्द ही कुछ ही पलों में वो गिल्ड वाले वहाँ पर तात्सुमी को धक्के मार के अपने गिल्ड से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि एक नया मेंबर होने के बावजूद भी तात्सुमी जाकर उन वाले गिल्ड वालों से इस बात पे बहस कर रहा था कि उसको इतनी छोटी पोस्ट क्यों दी जा रही है। और जब तात्सुमी वहाँ पर उस गिल्ड के सामने बस पड़ा ही हुआ था कि तभी उसके पास वहाँ पर एक बड़े बड़े टैलेंट्स वाली टैलेंटेड लड़की आती है जो कि वहाँ पर तात्सुमी की हालत के बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक है। पर ठीक अपने चेहरे के ऊपर इतने छोटे से पेड़ में इतने बड़े बड़े फलों को लटका हुआ देखने के बाद तो बेचारे तात्सुमी की आंखें बस बाहर निकलते निकलते रह जाती है। फिर वो लड़की वहाँ पर तात्सुमी को लेकर एक बार में आ जाती है जहाँ पर कि हमें उसके इतने बड़े बड़े फलों का राज पता चलता है क्योंकि वो वहाँ पर तात्सुमी के पैसों से बिल्कुल भर भर के दारू पी रही थी। और यू नो व्हाट, मुझे क्या लगता है अगर तुम इसके मुसहम्बियों का जूस भी बनाओगे ना तो तब भी उसमें मुसहम्बी से ज्यादा तो दारू ही मिलेगी। तो वहाँ पर भर के दारू पीने के बाद फिर वो लड़की तात्सुमी से बोलती है कि अगर वो उसको अपने कुछ पैसे देगा तो फिर वो उसको दबा के दूध पिला सकती है। और ये सुनने के बाद तात्सुमी वहाँ पर खुशी से कांपते हुए उस वाले लड़की की बात को मान जाता है क्योंकि भाई सामने से ऑफर आ रहा था दबा के आई मीन भर भर के। खैर फिर वो लड़की वहाँ पर जाकर अपना दूध लेकर आती है और तात्सुमी को पीने के लिए देती है। तब फिर काफी देर के बाद तात्सुमी को वहाँ पर होश आता है और उसको ये रियलाइज होता है कि उसका दूध पीने के बाद तो वो वहाँ पर बेहोश हो गया था और अब जाकर उसको होश आया है। इसलिए वो जाकर उस वाले बार के ओनर से बातचीत करने लगता है और बातों ही बातों में शॉकिंगली उसको वहाँ पर ये पता चलता है कि उसके साथ तो स्कैम हो चुका है क्योंकि वो दूध उस लड़की का नहीं बल्कि असल में एक लड़के का था। क्या मतलब है लड़के का था? हाँ, तो वो लड़की वहाँ पर तात्सुमी के साथ स्कैम तो करके ही गई थी और साथ ही साथ वो वहाँ पर उसके सारे पैसे भी लेके भाग गई थी। इसीलिए उस वक्त तक हमारे बेचारे MC के पास ना ही वहाँ पर कुछ पैसे बचे थे और ना ही कहीं पे रहने की जगह। इसीलिए वो बेचारा वहाँ पर अपना सारा सामान समेट कर जाकर सड़क के साइड में सोने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर एक एरिया नाम की लड़की की नजर तात्सुमी पर पड़ती है और वो आकर तात्सुमी से बातचीत करने लग जाती है। जहाँ पर बातों ही बातों में तात्सुमी को वहाँ पर ये पता चलता है कि ये एरिया नाम की लड़की तो एक रॉयल फैमिली की लड़की है। और तब क्योंकि तात्सुमी के पास वहाँ पर रहने की कोई भी जगह नहीं होती इसलिए वो एरिया नाम की लड़की तात्सुमी को ये ऑफर करती है कि वो आकर उनके साथ उनके घर में रहने लग जाए और इसके बदले उसको पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तात्सुमी भी वहाँ पर एरिया के ऑफर को झट से मान जाता है क्योंकि तात्सुमी भी काफी ज्यादा मजबूर था। खैर फिर जब वो जाकर वहाँ पर एरिया के पेरेंट्स से मिलता है तो फिर वो उनको थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। और फिर जब एरिया के पेरेंट्स वहाँ पर तात्सुमी से उसके बारे में पूछते हैं तो फिर तात्सुमी उनको अपनी स्टोरी बताने लगता है कि वो किस तरीके से इस राज्य में एक काफी बड़ा और फेमस नाइट बनना चाहता है जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करे। और साथ ही साथ उनके गांव से इसी तरीके से उसके साथ उसके और दो दोस्त भी आए थे पर सफर के बीच में ही कुछ कारणों के चलते वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया और तब से ही वो अपने दोस्तों को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तब तात्सुमी की ये सब परेशानियां सुनने के बाद एरिया के पापा जी वहाँ पर तात्सुमी की मदद करने के लिए मान जाते हैं। तो वो उसको उनके साथ काम करने के लिए एक जॉब देते हैं और साथ ही साथ वो उसको वहाँ
पर ये भी वादा करते हैं कि वो उसको उसके दोस्तों को ढूंढने में भी उसकी मदद करेंगे। तो फिर अगले दिन एरिया वहाँ पर तात्सुमी को अपने साथ लेकर शॉपिंग पे जाती है, जहाँ पर कि वो अपने लिए और तात्सुमी के लिए भर भर के सामान खरीद रही थी। पर शॉपिंग के बीच में ही एरिया का एक गार्ड आकर वहाँ पर तात्सुमी से बातचीत करने लगता है और उससे बोलता है कि उसको संभल के रहना चाहिए, क्योंकि असल में रॉयल फैमिली के ऊपर एक नाइट रेडर नाम के असैसिन ग्रुप की नजर है, और जबकि वो रॉयल फैमिली इसके साथ उठने बैठने लग गया है तो फिर अब शायद उन वाले असैसिन्स की नजर उस पर भी हो सकती है और उस पर भी खतरा आ सकता है। तो तब ठीक उसी दिन रात को हमें एरिया के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उनके ऊपर नाइट रेडर्स के असैसिन टीम हमला कर देती है और एरिया के दोनों पेरेंट्स को डिलीट कर देते हैं। और उनमें से एक अकाने नाम की लड़की जाकर वहाँ पर सारे गार्ड से लड़ने लग जाती है और लियोन नाम की लड़की जाकर सारे रॉयल फैमिलीज को खत्म करने लग जाती है। ये देखते हुए तात्सुमी वहाँ पर ये फैसला करता है कि भले ही वो एरिया के पैंटीज तो आई मीन पेरेंट्स को तो नहीं बचा पाया, पर वो एरिया की जान को जरूर बचा के रहेगा, भले ही इसके बदले उसको अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो तात्सुमी वहाँ पर एरिया को लेकर भागते भागते आकर उनके सेफ हाउस बंकर तक पहुँच जाता है, पर तभी उनके पीछे वहाँ पर वो असैसिन ग्रुप की अकाने नाम की लड़की भी वहाँ पर पहुँच जाती है। इसीलिए एरिया की जान को उस असैसिन लड़की से बचाने के लिए तात्सुमी अपनी तलवार को निकाल कर अकाने के ऊपर तान देता है, पर अकाने वहाँ पर तात्सुमी को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए सीधा एरिया के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। बट इससे पहले कि वो वहाँ पर एरिया के ऊपर हमला कर पाती, तात्सुमी बीच में आकर वहाँ पर एरिया की जान को बचा लेता है। ये देखने के बाद कोई और ऑप्शन ना पाते हुए अकाने भी वहाँ पर तात्सुमी को डिलीट करने के लिए तैयार होने लगती है, और जैसे ही वो वहाँ पर तात्सुमी के ऊपर हमला कर उसको एलिमिनेट बस करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर अकाने के पीछे से वो लियोन नाम की लड़की आ जाती है और अकाने को तात्सुमी के ऊपर हमला करने से उसको रोक लेती है। और ये लियोन नाम की लड़की असल में वही लड़की होती है जिसने की स्टार्टिंग में तात्सुमी के साथ उसको अपना दूध पिलाने के बहाने उसके साथ स्कैम कर दिया था। ये देखने के बाद तो तात्सुमी वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस लड़की ने उसको अपना दूध पिलाने का बोलकर उसको एक लौंडे का दूध एक लड़के के दुकान से दूध खरीद के पिला दिया था। खैर फिर भी लियोन वहाँ पर तात्सुमी को शांत करवाते हुए उसको ले जाकर एक ऐसी चीज दिखाती है जिसको देखने के बाद तो तात्सुमी की वहाँ पर रूह कांप जाती है, क्योंकि वो जाकर एरिया के उस सेफ हाउस के बंकर का दरवाजा तोड़ती है। और जब तात्सुमी उसके अंदर जाकर देखता है तो फिर वो देख पाता है कि वहाँ पर कई सारे लोग जानवरों से भी बदतर हालत में वहाँ पर बंधे पड़े थे। और तात्सुमी देख पाता है कि उन इंसानों के बीच में उसके वो दोनों दोस्त भी थे जिनको कि वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था। और यही वो काला सच है इस देश के बारे में कि यहाँ की रॉयल फैमिलीज आम इंसानों को इंसान ही नहीं समझते। कभी भी किसी को भी मार पीट दिया, कभी भी किसी से कुछ छीन के ले गए, और ऐसे लोगों को लाकर टॉर्चर करना ये तो उनके रोज का काम है। तब तात्सुमी जाकर वहाँ पर अपने पहले दोस्त से बातचीत करने लगता है जो कि काफी मुश्किलों से जिंदा था, और वो उसको बताता है कि यहाँ पर मासूम लोगों को पकड़ के लाया जाता है ताकि रॉयल फैमिलीज बस अपने मजे के लिए उनको टॉर्चर कर सके। और उसके दूसरे दोस्त को तो एरिया ने खुद आकर अपने हाथों से टॉर्चर किया था, जिसको कि वो बेचारा सरवाइव ही नहीं कर पाया। ये सुनने के बाद तात्सुमी को तो वहाँ पर अपने गुस्से के ऊपर काबू ही नहीं रहता, और वो जाकर अपनी तलवार को निकालकर एक ही झटके में एरिया के 2 टुकड़े कर देता है। पर अफसोस कि तात्सुमी का वो पहला दोस्त भी आखिरकार वहाँ पर बच नहीं पाता, और अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए वो वहाँ पर तात्सुमी से बोलता है कि भले ही हम अपने सपने को पूरा न कर पाए, पर तुम्हें हमारे सपने को पूरा जरूर करना होगा। और भले ही तुम एक फेमस नाइट ना बन पाओ, पर तुम्हें इंसानों को इन जैसे हैवानों से तो बचाना ही होगा। और ये बोलते बोलते ही तात्सुमी का वो बेचारा दोस्त वहाँ पर उसी के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। तो फिर वो असैसिन्स का ग्रुप भी वहाँ से जाने लग जाता है, पर जाते जाते लियोन वहाँ पर तात्सुमी को भी पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगती है, क्योंकि वो उसको काफी ज्यादा पसंद आ गया था। और तो और उसने अभी तक उसको अपना दूध जूस भी तो नहीं पिलाया था, पर तात्सुमी वहाँ पर कुछ ज्यादा ही छटपटा रहा था। इसीलिए लियोन वहाँ पर एक माँ की तरह तात्सुमी को अपना बच्चा समझकर उसको अपने गोदी में उठा के ले जाने लगती है। और फिर आखिर में जब वो लोग वहाँ पर तात्सुमी को लेकर जाकर अपने नाइट रेडर्स के हाइडआउट में पहुँचते हैं, तो फिर लियोन वहाँ पर तात्सुमी को ले जाकर उसके बाकी के और टीममेट से मिलवाने लगती है, जहाँ पर कि वो पहले ले जाकर इस वाले लड़की से मिलाती है जिसका नाम सील होता है, और इसकी सील आज तक नहीं टूटी। फिर वो उसको ले जाकर इस माइन नाम की लड़की से मिलाती है जो कि आज तक माइनर है। देन वो उसको ले जाकर इस बुलेट नाम के लौंडे से मिलाती है, और इस लौंडे को बुलेट डालना नहीं बल्कि डलवाना पसंद है। मतलब
और ये जानने के बाद तो वहाँ पर तात्सुमी की पैंट वैसे ही गीली हो जाती है, नहीं मतलब ठरक में नहीं बल्कि डर के मारे कि ये बुलेट वाला लौंडा उसके साथ ना कुछ कांड कर बैठे। खैर फिर लियोन वहाँ पर तात्सुमी को लेकर एक और लौंडे से मिलाती है जिसका नाम ल्यूबिक होता है, और वो ठरकी साला वहाँ पर पहाड़ के ऊपर छुपकर बंदियां ताड़ रहा था। इसीलिए लियोन गुस्से में जाकर वहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर ल्यूबिक के हाथों की कुछ उंगलियां तोड़ देती है ताकि वो फिर दोबारा से कुछ दिनों तक मुट्ठी ना बना सके। एंड देन आखिर में लियोन वहाँ पर तात्सुमी को ले जाकर उनके टीम लीडर से मिलवाती है जिसका कि नाम नेजेंडा होता है, और इसको अपने चांद पे झंडा गड़वाना कुछ ज्यादा ही पसंद है। खैर फिर उसके बाद वहाँ पर तात्सुमी का फैसला करने के लिए उन सभी के बीच में एक मीटिंग बैठती है जहाँ पर कि नेजेंडा तात्सुमी से बोलती है कि वो चाहे तो यहाँ पर रहकर उनके साथ काम कर सकता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से जैसे तैसे कर भाग भी गया तो फिर अगर जब वो टाउन में जाकर पहुँचेगा तो फिर वहाँ पर रॉयल फैमिली उसको पकड़कर किसी न किसी बहाने से मरवा देगी, क्योंकि उसे उनके डार्क सीक्रेट के बारे में जो पता चल चुका है। इसीलिए उसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर यही होगा कि वो यहीं पर ही रहे और उनके साथ काम करे। और साथ ही साथ वो वहाँ पर तात्सुमी को ये भी बताती है कि वो लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो उन वाले करप्ट हायर अथॉरिटीज को एलिमिनेट करते हैं जो कि अपने अंदर की इंसानियत को भूल चुके हैं, और वो अपने सामने आम इंसानों को तो इंसान भी नहीं समझते बल्कि जानवर से भी बदतर समझते हैं। खैर फिर तात्सुमी वहाँ पर उन लोगों के साथ रहने लग जाता है, और कुछ दिनों के बाद वो लोग वहाँ पर तात्सुमी को खुद को साबित करने का एक मौका देते हैं। वो लोग उसको एक मिशन पे भेजते हैं जहाँ पर कि उसको एक ओगर नाम के करप्ट ऑफिसर को एलिमिनेट करना था। इसीलिए तात्सुमी वहाँ पर चुपचाप से उस वाले ओगर नाम के ऑफिसर का पीछा करने लगता है, और जैसे ही वो दोनों जाकर एक खाली सुनसान सी गली में पहुंचते हैं तो फिर तात्सुमी वहाँ पर उस वाले ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है। और जबकि तात्सुमी वहाँ पर ये बस सोच ही रहा था कि उसने उस वाले ओगर नाम के ऑफिसर को एलिमिनेट कर दिया, तभी उसके पीछे से वो ओगर नाम का ऑफिसर उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वो साला ढीठ इंसान ड्यूरेक्स का प्रोडक्ट था जो कि इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। पर जैसे तैसे तात्सुमी वहाँ पर अपनी जी जान लगाकर काफी ज्यादा मेहनत मजदूरी करता हुआ उस वाले ऑफिसर को एलिमिनेट कर ही देता है। एंड फिर तात्सुमी वहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद वापस से अपने हाइड आउट में आ जाता है, जहाँ पर कि वो अपने लीडर नेजेंडा को सारी रिपोर्ट देता है कि उसने किस तरीके से और कैसे कैसे करते हुए उस वाले ऑफिसर को एलिमिनेट किया है। और हाइड आउट में सारी रिपोर्ट देने के बाद तात्सुमी के पास वहाँ पर वो अकाने नाम की लड़की आकर उसके सारे कपड़े उतारने लग जाती है, जिसको कि बेचारा तात्सुमी वहाँ पर हैरानी से खड़ा होकर एक बच्चे की तरह देखे जा रहा था। पर अकाने तो वहाँ पर तात्सुमी के कपड़े उतारने के बाद उसको चारों तरफ से घूम घूम के बस देखने लग जाती है। इसीलिए आखिरकार तात्सुमी को वहाँ पर अकाने को रोकना पड़ता है, और वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और इसके पीछे की वजह क्या है। और अकाने वहाँ पर थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो जवाब देती है कि उसको बस ये देखना था कि लड़ाई की वजह से उसको कहीं पे कोई चोट तो नहीं आई है। पर वो दोनों ही ये जानते थे कि ये एक बहाना है, क्योंकि अकाने को तो तात्सुमी का बनाना खाना। खैर फिर वो सभी लोग वहाँ पर तात्सुमी को कांग्रेचुलेट करते हैं अपने पहले मिशन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के लिए। और देन फिर अगले दिन वो सब लोग वहाँ पर तात्सुमी को अपने साथ लेकर एक असली मिशन पे जाते हैं, जिस मिशन के अंदर बुलेट वहाँ पर तात्सुमी को एक इनकर्शिया नाम का लेजेंडरी आर्मर और वेपन दिखाता है। देन फिर वो आगे अपने मिशन में जाकर वहाँ पर एक लुटेरे और डाकुओं के ग्रुप को घेर लेते हैं, क्योंकि इस मिशन के अंदर उनको इन्हीं लोगों को एलिमिनेट करना था। तो बुलेट वहाँ पर अपने इनकर्शिया आर्मर का इस्तेमाल करते हुए झट से एक ही पल में सारे डाकू लुटेरों को एलिमिनेट कर देता है, और इस तरीके से वहाँ पर उनका ये वाला मिशन काफी आसानी से कंप्लीट हो जाता है। फिर जब उस दिन रात को तात्सुमी वहाँ पर अपने बेड के ऊपर सो रहा था, तभी उसको अपने बचपन के दोस्तों की याद आने लगती है। और देन फिर अगले दिन सुबह सील आकर देखती है कि तात्सुमी वहाँ पर अकाने के कमरे के दरवाजे के सामने ही खड़ा होकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इसीलिए तब सील वहाँ पर तात्सुमी से बोलती है कि दरअसल अकाने थोड़ी सी देर से जागती है, और जब तक जाकर उसको कोई खुद नहीं जगा देता वो तब तक वैसे ही सोती ही रहती है। तो तभी फिर वहाँ पर उनकी टीम की कैप्टन नेजेंडा आ जाती है, जो कि इस बार तात्सुमी को जाकर अकाने को जगाने के लिए बोलती है। तो ये सुनकर तात्सुमी उसकी बात को मानता हुआ सीधा अकाने के कमरे में घुस जाता है उसको जगाने के लिए। पर उसके कमरे में घुसते ही तात्सुमी को वहाँ पर भौकाल दिख जाता है, क्योंकि आज पता नहीं कैसा अकाने खुद ब खुद अपने से ही जाग गई थी, और वो वहाँ पर अपने पेड़ पौधों और झाड़ों में पानी दे रही थी। फिर तभी हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़े से धमाके को दिखाया जाता है, और हमें पता चलता है कि अकाने ने वहाँ पर गुस्से में तात्सुमी के ऊपर हमला कर दिया था, जिस हमले से तात्सुमी बेचारा वहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल से बाल बचा था। देन उसके बाद तात्सुमी वहाँ
पर माइन के साथ उनके लोकल मार्केट में जाता है, जहाँ पर कि वो लोग देखते हैं कि उन दोनों के अलावा उनके टीम के सारे मेंबर्स के वांटेड पोस्टर उस मार्केट में हर जगह पे लगे हुए थे। पर क्योंकि उन दोनों का पोस्टर वांटेड की लिस्ट से बाहर था, तो इसीलिए वो लोग पूरी तरीके से फ्री थे कहीं पे आने जाने और घूमने फिरने के लिए। खैर, तो फिर तात्सुमी और माइन वहाँ पर जाकर उस वाले मार्केट में थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, खाना वाना खाते हैं, और साथ ही साथ आखिर में तात्सुमी वहाँ पर माइन की कुछ चड्डी वड्डी खरीदने में भी उसकी मदद कर देता है। पर जब वो दोनों वहाँ से अपनी चड्डियाँ खरीद के अपने हाइड आउट की तरफ वापस जा रहे थे, तो तभी फिर से दोबारा से उनको इस देश का एक और हैवानियत से भरा हुआ रूप देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पर उस टाउन के बीचों बीच कुछ रॉयल लोग कुछ मासूम लोगों को खंभों के ऊपर बांधकर अपने वेपन्स की टारगेट प्रैक्टिसिंग कर रहे थे एग्जीक्यूशन के नाम पर। तो फिर तात्सुमी और माइन वहाँ से अपने हाइड आउट में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर कि कुछ देर के बाद वो लोग अपना अगला टारगेट चुनते हैं, जो कि एक जिंक नाम का वाहियात सा आदमी होता है। और वो औरतों को किडनैप कर लेकर जाकर उनको तब तक मारता पीटता है जब तक कि उनकी जान नहीं चली जाती। तो वहाँ पर नाइट रेडर्स की पूरी टीम अपनी सारी तैयारियां करने के बाद वो लोग जाते हैं उस जिंक नाम के बंदे को एलिमिनेट करने के लिए। पर इससे पहले कि माइन वहाँ पर अपना टारगेट सेट कर अपने स्नाइपर से उस वाले आदमी को स्नाइप कर पाती, तात्सुमी वहाँ पर माइन को रोक लेता है, क्योंकि उसने दूरबीन से ये देख लिया था कि वहाँ पर उस वाले आदमी के आसपास काफी सारे मासूम लोग खड़े हैं। पर तात्सुमी की ये बात सुनने के बाद भी माइन वहाँ पर नहीं रुकती और अपने स्नाइपर का इस्तेमाल करते हुए उस वाले आदमी के खोपड़े के साथ साथ कपड़े भी फाड़ देती है। और स्नाइपर का इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पर उस वाले आदमी के गार्ड्स के लिए माइन और तात्सुमी की लोकेशन रिवील हो चुकी थी, इसलिए वो सारे गार्ड्स वहाँ पर उनके ऊपर हमला करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से आने लगते हैं। बट जब थोड़ी देर बाद वो सारे गार्ड्स आकर वहाँ पर उस वाले लोकेशन पे पहुँचते हैं, तो फिर वो लोग देखते हैं कि नाइट रेडर्स की पूरी टीम वहाँ पर तैयार खड़ी थी उन सबकी पुंगे बजाने के लिए। तो वहाँ पर अपने उस वाले मिशन को कंप्लीट करने के बाद वो सब लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। और अगले दिन की सुबह को तात्सुमी वहाँ पर अपने तलवार के साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहा था। तभी उसके पास वहाँ पर बुलेट आता है, जो कि उसको ये बताता है कि उसकी तलवारबाजी की टेक्निक थोड़ी सी गलत है। देन वो उसको तलवार पकड़कर उसको तलवारबाजी सिखाने लगता है, पर धीरे धीरे कर वो वहाँ पर तात्सुमी की किसी और तलवार को पकड़ने की फिराक में था। इसीलिए जैसे तैसे तात्सुमी वहाँ पर अपनी जान और तलवार को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। और तो कुछ दिनों के ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर नेजेंडा फिर से उन सभी लोगों को इकट्ठा करती है और उनके अगले टारगेट के बारे में बताती है, जो कि एक काफी बड़े प्रिजन का एग्जीक्यूशनर था। और पहले तो वो भी एक बिल्कुल नॉर्मल एग्जीक्यूशनर की तरह ही था, जो कि सिर्फ बुरे लोगों को ही एग्जीक्यूट करता था। पर जब दिन भर दिन ही वो ये काम करता गया, तो फिर उसको इस काम में मजा आने लग गया। और उसके बाद से तो वो बस अपने मजे के लिए ही बेबस और आम लोगों को भी पकड़कर एग्जीक्यूट करने लग गया। तब बुलेट वहाँ पर उन सभी को बताता है कि दरअसल उस एग्जीक्यूशनर के पास भी एक इंपीरियल आर्म है। पर ये सुनकर तात्सुमी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि बुलेट आखिरकार किस बारे में बात कर रहा है। तो तब उनकी टीम की कैप्टन नेजेंडा वहाँ पर तात्सुमी को सारा हिस्ट्री बताती है कि कैसे आज से 10,000 साल पहले जब सच्ची में अच्छे राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ हथियार बनाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने दुनिया के कोनों कोनों से हर एक रेयर और मोस्ट पावरफुल मटेरियल्स को जमा करना स्टार्ट कर दिया, और उनका इस्तेमाल करते हुए उन वाले राजाओं ने इस दुनिया के टॉप 20 मोस्ट पावरफुल हथियार बनाए, जिनके सामने की इस दुनिया का कोई भी और हथियार टिक नहीं सकता था। पर आज से ठीक 500 साल पहले इंसानों के बीच में एक जंग हुई, जिस जंग की वजह से वो वाले हथियार बिखर गए और आधे से ज्यादा तो कहीं पे गायब हो गए। और दरअसल उनके असैसिन टीम के पास भी जो कुछ भी हथियार है, वो सब उन्हीं हथियारों के कुछ हिस्से हैं। बस बुलेट ही एक ऐसा लौता इंसान है जिसके पास की एक फुल कंप्लीटेड आर्मर वेपन है। तो फिर वो लोग वहाँ पर अपनी पूरी तैयारी करने के बाद उस वाले एग्जीक्यूशनर को एलिमिनेट करने के लिए जाते हैं। पर काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद भी वो वाला एग्जीक्यूशनर अपने मेन लोकेशन पे नहीं आता। और उस एग्जीक्यूशनर का इंतजार करते करते ही तात्सुमी को वहाँ पर एक गली के अंदर उसको अपने बचपन की दोस्त मिलती है, जिसको कि वो कभी काफी ज्यादा पसंद किया करता था। फिर उसकी वो बचपन की दोस्त तात्सुमी को लेकर वहाँ से एक अनजानी सी जगह पे आ जाती है, जहाँ पर कि वो तात्सुमी को अपने गले से लगा लेती है। और तात्सुमी वहाँ पर अपने बचपन की दोस्त के फलों को बस एंजॉय करने ही लग रहा था कि तभी उसको अपने पैरों के पास कोई एक लंबी सी चीज चुभती हुई महसूस होती है। इसीलिए तात्सुमी वहाँ पर अपने बचपन के दोस्त के पास से उछलकर दूर हट जाता है। और जब वो दोबारा उसको देखता है, तो उसको पता चलता है कि उसके बचपन की दोस्त तो वहाँ पर एक भद्दे से आदमी में बदल चुकी है। और ये आदमी ही असल में वही जिन नाम का एग्जीक्यूशनर था, जिसको कि वो लोग यहाँ पर मारने के लिए आए थे। तो इसीलिए तात्सुमी वहाँ पर अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस वाले ज़ेंक नाम के एग्जीक्यूशनर के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। पर तभी ज़ेंक वहाँ पर अपने इंपीरियल आर्म, जिसका कि नाम माँ की आँख होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए वो तात्सुमी के हमले से
बच जाता है और फिर वो तात्सुमी को बताता है कि वो अपने इस माँ की आंख का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने वाले एनिमी के सारे थॉट्स को पढ़ सकता है। इसलिए अगर वो उसके ऊपर हमला करना भी चाहेगा तो फिर उसके उस हमले का ऑलरेडी जिन को पता चल चुका होगा। पर फिर भी तात्सुमी वहाँ पर उसकी बातों को नहीं मानता और लगातार वहाँ पर जिन के ऊपर हमला करता रहता है। इसलिए तब आखिरकार जिन भी वहाँ पर मार मार के तात्सुमी का बुरा हाल कर देता है और तात्सुमी की जान को बचाने के लिए उन दोनों के बीच में वहाँ पर आकाने को आना पड़ता है। तो जिन वहाँ पर आकाने को बोलता है कि अगर वो अपनी जान को बचाना चाहती है तो फिर वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि उसने तो ये देख ही लिया होगा कि उसने उसके दोस्त का क्या हाल बना दिया है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पर अपनी बात को पूरी कर पाता, आकाने वहाँ पर एक ही झटके में झट से जाकर वहाँ पर उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है। ये देखकर जिन भी वहाँ पर बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि आकाने को उस वाले हमले का तो उसको पता ही नहीं चला और अपनी आखिरी सांस गिनते हुए ही वहाँ पर ज़ेंग आकाने के लिए अपनी रिस्पेक्ट को शो करता है और साथ ही साथ वो उससे ये भी पूछता है कि आखिरकार उसने ये कैसे कर लिया। उसे तो अपने सामने वाले एनिमी के सारे हमले पता चल जाते थे, पर उसके इस वाले हमले का तो उसको पता ही नहीं चला। तो तब आकाने उसको बताती है कि दरअसल वो अपने माँ की आंख का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले एनिमी के थॉट्स को पढ़ सकता है, पर असल में आकाने को लड़ने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, वो बिना सोचे भी लड़ सकती है। तो जिन को एलिमिनेट करने के बाद उनका वो वाला मिशन वहाँ पर खत्म हो जाता है और काफी समय के बाद तात्सुमी को वहाँ पर अपने बेड के ऊपर होश आता है, क्योंकि पिछले वाले मिशन में लड़ते लड़ते तात्सुमी वहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और इसी वजह से ही वो आखिर में बेहोश हो गया। और अपनी बेहोशी से जागते ही तात्सुमी वहाँ पर अपने बेड के साइड में सील को सोया हुआ पाता है, जो कि उसके जागने का इंतजार करते करते वहीं पे उसके बेड के साइड में ही सो गई थी। फिर जब वहाँ पर सील जागती है तो वो तात्सुमी से माफी मांगती है, क्योंकि उसने उसको ढंग से ट्रेन ही नहीं किया था और उसकी ट्रेनिंग को करवाने का जिम्मा उसके ऊपर था। तो जैसे ही वहाँ पर तात्सुमी की हालत थोड़ी सी ठीक होती है तो फिर उसकी ट्रेनिंग को करवाने के लिए वो उसको लेकर एक लेक के पास आ जाती है और तात्सुमी को एक भारी सा आर्मर पहनाते हुए वो उसको लेक के अंदर स्विमिंग करने के लिए भेज देती है, जिससे वहाँ पर तात्सुमी के स्ट्रेंथ के साथ साथ स्टेमिना दोनों ही बढ़ सके। तो देन काफी देर तक उस वाले लेक के अंदर स्विमिंग करने के बाद तात्सुमी वहाँ पर उस वाले लेक से बाहर आता है और सील से पूछता है कि वो अपनी ट्रेनिंग में इतनी ज्यादा सख्त क्यों है। एंड इसका जवाब सील वहाँ पर देती है कि क्योंकि उसको यही आता है, वो फाइटिंग के अलावा और किसी भी चीज में अच्छी नहीं है, वो हर चीज में कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देती है। उसको खाना पकाना नहीं आता, कपड़े धोना नहीं आता और न ही साफ सफाई करना आता है। वो कोई सा भी काम करने की कोशिश करती थी पर ना चाहते हुए भी उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही दिया करती थी। पर उसकी एक ऐसी दोस्त भी थी जो कि उसके हर एक गलती को नजरअंदाज कर देते हुए उसको माफ कर देती थी और उससे बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही पेश आती थी। पर एक दिन सील के उस बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उसका गला दबाते हुए उससे पैसे मांगने लगता है। ये देखते हुए सील वहाँ पर खुद को रोक नहीं पाती और अपनी बेस्ट फ्रेंड की जान को बचाने के लिए एक चाकू लेकर उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर हमला कर देती है। और उस दिन वहाँ पर सील को ये रियलाइज होता है कि भले ही वो दुनिया में और किसी भी चीज में अच्छी ना हो, पर चाकू चलाने में उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसने एक चाकू से अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के ऊपर हमला किया था तो फिर उसका वो वाला हमला इतना ज्यादा प्रिसाइज था कि उसके बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को 5-6 सेकंड तक तो ये एहसास ही नहीं होता कि उसका सर उसके बॉडी से अलग हो चुका है। और भले ही सील ने वहाँ पर ये चीज अपने बेस्ट फ्रेंड की जान को बचाने के लिए किया था, पर तभी सील की बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड के मौत का दोषी तो वहाँ पर सील को ही मानती है और उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है। और तब से ही वो अकेले रहने लग जाती है जब तक कि उसको ये नाइट रेडर की असैसिन टीम नहीं मिल जाती। और उसके बाद से टीम मेंबर्स के रूप में उसको कुछ दोस्त मिल जाते हैं जिनसे कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो वहाँ पर रिवर साइड के पास अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद वो दोनों फिर वहाँ से अपने हाइड आउट में वापस आ जाते हैं। तो वापस आने के बाद नाइट रेडर्स के सभी टीम मेंबर्स वहाँ पर साथ मिलकर तात्सुमी के पास आकर उसको जिन का इंपीरियल आर्म यानी कि माँ की आंख देते हैं, क्योंकि बेचारे तात्सुमी के पास लड़ाई करने के लिए कोई भी स्पेशल हथियार नहीं था। पर जब तात्सुमी वहाँ पर उस माँ की आंख को लेकर अपने सर पे लगाता है तो फिर वो वाला हथियार उसके लिए काफी ज्यादा अलग काम करता है, क्योंकि वो उस हथियार से लोगों के थॉट्स तो नहीं बल्कि कपड़ों के आर पार देख पा रहा था। पर उसके वो मजे वहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं चल पाते, क्योंकि वो माँ की आंख खुद ही तात्सुमी को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो इतना कमजोर था कि वो उसकी ताकत को संभाल ही नहीं सकता था। तो फिर नेजेंडा वहाँ पर तात्सुमी को एक किताब से पढ़ते हुए काफी सारे इंपीरियल आर्म्स के बारे में बताती है, जो सुनकर तात्सुमी वहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ नेजेंडा से पूछता है क्या कोई इस तरीके का इंपीरियल आर्म है जिससे कि वो किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने मरे हुए दोस्तों को वापस से जिंदा करना चाहता था। पर नेजेंडा उसको काफी ज्यादा अफसोस के साथ बताती है कि इस तरीके का कोई भी इंपीरियल आर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ये सुनकर तात्सुमी वहाँ से चुपचाप चला जाता है और जाकर एक अकेली सी पहाड़ी के ऊपर रोने लग जाता है, क्योंकि उसको अभी भी अपने
दोस्तों की याद आती रहती है और उसको इस बात का अफसोस हमेशा रहता है कि वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया। और तभी वहाँ पर सील आकर तात्सुमी को इस तरीके से रोता हुआ देखती है, इसीलिए वो उसको ले जाकर अपने गोदी पे लेटाकर उसको कंफर्ट करती है और उसको ये बोलती है कि उसे खुद को दोस्त देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हो चुका है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, पर जो आगे होने वाला है हम उसको जरूर रोक सकते हैं और सबको एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। फिर आगे कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है जब सील और माइन अपने एक मिशन पे गए हुए थे, तभी उनके सामने वहाँ पर एक फीमेल गार्ड आ जाती है जिसके पास एक क्यूट सा डॉगी होता है, पर असल में वो डॉग कोई आम सा कुत्ता नहीं होता बल्कि वो भी एक इंपीरियल आर्म होता है। इसीलिए वो डॉगी वहाँ पर सील और माइन के ऊपर हमला करने के लिए अपने अटैकिंग फॉर्म में आ जाता है। और जब सील और माइन उस वाले डॉगी के ऊपर हमला करने लगते हैं तो फिर उसके जख्म काफी तेजी से भर जा रहे थे, और बल्कि उसके वजह से तो वो वहाँ पर और भी ज्यादा ताकतवर होने लग गया था, क्योंकि वो सामने वाले के अटैक की पावर को अब्सॉर्ब कर सकता था। तो वो दोनों वहाँ पर उस फीमेल गार्ड और उस डॉगी से लड़ने लग जाते हैं, जिसके आखिर में वो दोनों वहाँ पर अपने टारगेट यानी कि उस फीमेल गार्ड को तो मार देते हैं, पर उस लड़ाई की वजह से वहाँ पर सील को एक गोली लग चुकी थी और माइन का एक हाथ भी जा चुका था, और बाकी की कसर पूरी करते हुए वो डॉगी आकर वहाँ पर सील के 2 टुकड़े ही कर देता है। ये देखकर माइन वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से से भर जाती है और उस डॉगी के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, बट तभी वहाँ पर काफी सारे रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं, इसलिए सील वहाँ पर माइन की मदद करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है, जिससे कि माइन को वहाँ से भागने का मौका मिल जाए। और अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए सील वहाँ पर अपने दोस्तों के बारे में सोचती है और साथ ही साथ तात्सुमी से माफी भी मांगती है कि वो फिर कभी भी दोबारा से उसको कंफर्ट करने के लिए अपने गोदी में नहीं सुला पाएगी, क्योंकि गोदी में सुलाने के लिए तो उसके पास टांगे ही नहीं है। सॉरी ऐसे मोमेंट पे मुझे जोक नहीं मारना चाहिए। खैर, जब माइन वहाँ से अपनी जान बचाकर अपने हाइड आउट में वापस आती है तो फिर तात्सुमी उसके पास आकर उससे पूछने लगता है कि उसके हाथ को क्या हुआ और सील कहाँ है। ऐसा ही वो लगातार वहाँ पर माइन से सारी चीजों के बारे में पूछने लगता है, इसीलिए बुलेट वहाँ पर बीच में आकर तात्सुमी को एक घुसंड मारता है और बोलता है कि माइन ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान है, तुम उससे ऐसे सवाल पूछते हुए उसको और परेशान मत करो। और ये सुनने के बाद तात्सुमी को वहाँ पर यह एहसास हो जाता है कि सील अब और इस दुनिया में नहीं रही। पर तब फिर दूसरी तरफ हमें वहाँ पर रॉयल फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जिनकी नजर नाइट रेडर असैसिन टीम के ऊपर पड़ चुकी थी, इसलिए वो उनको रोकने के लिए वहाँ पर एक और खतरनाक असैसिन टीम को बुलाते हैं, जिनके लीडर एलिजाबेथ से वो किंग नाइट रेडर्स की टीम को खत्म करने के लिए बोलता है, जिसके बदले वो उसको 10,000 गोल्ड कॉइन्स देने का ऑफर करता है। और साथ ही साथ वो किंग वहाँ पर एली से ये भी पूछता है कि अगर उसको उसके साथ साथ और कुछ भी चाहिए तो फिर वो उससे मांग सकती है, पर एली उससे बोलती है कि उसे बस अपनी जिंदगी में प्यार की जरूरत है, इसीलिए वो किंग वहाँ पर अपने प्राइम मिनिस्टर को एली को ऑफर करता है। बट एली उसको देखने के बाद बोलती है कि सुअर के साथ कांड करने से अच्छा है तो मैं गटर में बहना पसंद करूंगी। देन वापस से हमें वहाँ पर नाइट रेडर्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर अपने अगले मिशन पे एक बोट पे गए थे, पर जब वो लोग अपने टारगेट को मारने के लिए पहुँचते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि उनके टारगेट के पास भी एक इंपीरियल आर्म है, और जब वो उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर तात्सुमी को बस मारने ही वाला था कि तभी उनके बीच में वहाँ पर बुलेट आ जाता है, जो कि तात्सुमी को बचाने के लिए खुद जाकर उस टारगेट से लड़ने लग जाता है। पर तब वहाँ पर जल्द ही उसको ये रियलाइज हो जाता है कि ये तो असल में एक ट्रैप है और वो सब लोग असल में एली के असैसिन ग्रुप के ही मेंबर्स थे। पर बुलेट वहाँ पर चाहकर भी 3 इंपीरियल आर्म्स वाले असैसिन्स को नहीं हरा सकता था, इसलिए वो तीनों वहाँ पर उसको काफी ज्यादा जख्मी कर देते हैं। इसलिए अपने आखिरी पलों में बुलेट वहाँ पर अपने इंपीरियल आर्म को तात्सुमी को देता है और उससे अपने प्यार का इजहार करने के बाद वो उसको उस आर्मर का इस्तेमाल करते हुए वहां से भाग जाने के लिए बोलता है। पर तब तक तात्सुमी वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि रॉयल फैमिली की वजह से उसने अपने काफी सारे दोस्तों को खो दिया था। इसलिए जब वो वहाँ पर उस आर्मर को पहनता है तो फिर वो उसको पहनने के साथ साथ अपग्रेड कर लेवल 2 पे भी ले जाता है और काफी आसानी से वो उन वाले असैसिन्स को मौत के घाट उतार देता है। और तभी आखिरी में वहाँ पर एक क्यूट से लड़की बांसुरी बजाते हुए तात्सुमी के पास आने लगती है, पर जल्द ही वो वहाँ पर अपने आप को फुलाते हुए एक बड़े से भद्दे आदमी में बदल जाती है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पर तात्सुमी के ऊपर हमला कर पाती, तात्सुमी वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में उसको एक पंच मारता है, जिससे वो लड़की उड़ते हुए जाकर एक दीवार से टकराकर पिचक के मारी जाती है। और उन सबको हराने के बाद बुलेट वहाँ पर अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में तात्सुमी को देखता है। पर फिर जब तात्सुमी दोबारा से वापस आकर बुलेट को देखता है तो फिर उसको पता चलता है कि बुलेट अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। इसलिए तात्सुमी वहाँ पर उसको थैंक यू बोलता है, उसको अपना आर्मर देकर उसकी जान बचाने के लिए, और साथ ही साथ काफी ज्यादा
दुखी होते हुए उससे माफी भी मांगता है कि वो उसकी जान को नहीं बचा पाया। देन फिर हमें काफी दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि तात्सुमी और ल्यूबुक अपने हाइड आउट में ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर उनके पास उनकी कैप्टन एजेंडा आती है जो कि उनसे बोलती है कि अब वो जा रही है इन वाले इंपीरियल आर्म्स को एक सेफ जगह पर रखने के लिए, ताकि फिर कभी दोबारा से कोई इनका गलत इस्तेमाल न कर पाए। देन वो वहाँ पर तात्सुमी को कांग्रेचुलेट भी करती है अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। भले ही उसके बदले उन्होंने अपने एक साथी और दोस्त को खो दिया, पर फिर भी बुराई को रोकने के लिए अच्छाई को सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ते हैं। और उस दिन शाम को ल्यूबुक वहाँ पर तात्सुमी के पास आता है और उसको एक पर्ची दिखाते हुए बोलता है कि उनके टाउन के अंदर एक टूर्नामेंट होने वाला है और अगर उस टूर्नामेंट को कोई जीत गया तो फिर उसको काफी सारे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर तात्सुमी वहाँ पर ये फैसला कर लेता है कि वो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि उसके बदले उसको पैसे मिल सकते हैं। उसके बाद हमें वहाँ पर अगले दिन उस टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो दूसरी असैसिन की टीम की कैप्टन उस वाले टूर्नामेंट को लीड कर रही थी, ताकि वो उस टूर्नामेंट के जरिए अपने लिए एक ऐसा मर्दाना इंसान ढूंढ सके जिसके साथ कि वो फ्यूचर में फैमिली बना पाएगी। और जब वहाँ पर तात्सुमी की बारी आती है तो फिर वो अपने सामने वाले ओपोनेंट को काफी ज्यादा आसानी से हरा देता है, जो देखकर एली वहाँ पर बेचारी पिघल के पानी पानी हो जाती है। फिर वो खुद ही उस टूर्नामेंट रिंग के अंदर आ जाती है और तात्सुमी के गले में एक पट्टा बांधकर उसको घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगती है ताकि वो उसके साथ कांड करके अपनी फैमिली बना सके। तो फिर हमें वहाँ पर उस दिन रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एली तात्सुमी के साथ बस कांड करने ही वाली थी कि तभी तात्सुमी वहाँ पर उसको रोकते हुए ये ऑफर करता है कि क्यों ना वो आकर उनके साथ काम करने लग जाए, क्योंकि भले ही वो बुराई का साथ देते हुए काफी सारे पैसे तो कमा लेगी पर बुराई की जिंदगी ज्यादा दिनों की नहीं होती। ये सुनकर एली वहाँ पर गुस्से में उसको एक चाटा लगा देती है और जबरदस्ती उसके साथ कांड करने की कोशिश करती है, पर तब भी तात्सुमी वहाँ पर हार नहीं मानता और उसको रोकने के बाद उससे बोलता है कि भले ही वो उनके साथ काम ना करना चाहती हो पर फिर भी जब तक वो इस राज्य से बुराई का पूरी तरीके से खात्मा नहीं कर देता तब तक वो किसी के भी साथ कांड नहीं करने वाला। और ये सुनकर एली वहाँ पर गुस्सा होने के बजाय और ज्यादा पिघल के पानी पानी हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार किसी ऐसे लौंडे को देखा था जो कि अपने उसूलों का इतना ज्यादा पक्का हो। इसीलिए फिर अगले दिन के सुबह को एली वहाँ पर तात्सुमी को एक चेन से बांधकर अपने सारे टीममेट्स के पास ले जाती है और उनसे बोलती है कि वो इस लौंडे से प्यार करती है और वो ये भी चाहती है कि ये लौंडा भी उससे प्यार करे, इसीलिए वो लोग कुछ भी करे पर इस लौंडे को उससे प्यार होना चाहिए। एंड जब उसी दिन तात्सुमी वहाँ पर उनके मीटिंग रूम में जाता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि बेचारे तात्सुमी की आंखें वहाँ पर डार्क सर्कल की वजह से बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, क्योंकि उनकी टीम की कैप्टन नटखट एली तो उसको रात भर सोने ही नहीं देती थी। और फिर जब आगे एली की असैसिन टीम वहाँ पर अपने अगले मिशन पे जाती है तो फिर वो वहाँ पर अपने साथ तात्सुमी को भी लेकर जाते हैं। एंड उसे सफर के बीच में ही उनके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है और जब वो सब लोग वहाँ पर उस मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी होते हैं तो तभी वहाँ पर इसी मौके का फायदा उठाते हुए तात्सुमी वहाँ से अपनी जान और इज्जत बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। और जब उनके एक मेंबर को इस बात का अंदाजा होता है कि तात्सुमी वहाँ से भाग चुका है तो फिर वो तात्सुमी को ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर फिर भी वो तात्सुमी को ढूंढ नहीं पाता। इसलिए वो असैसिन का मेंबर वापस से अपने टीम लीडर एली के पास आकर उसको इन सभी चीजों के इंसिडेंट के बारे में बताता है कि किस तरीके से तात्सुमी उसके चंगुल से छूटकर भाग चुका है। और ये सुनने के बाद एली वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उस वाले टीम मेंबर को पनिशमेंट के तौर पर उसके औजार पे हरी मिर्च का चटनी लगा देती है और साथ ही साथ उसके टांगों पे कुछ कंक्रीट ब्लॉक्स भी रख देती है, क्योंकि उसने उसके जिंदगी के प्यार उसके होने वाले बच्चों के बाप को जाने कैसे दिया। पर फिर हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि तात्सुमी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने के बाद वो वापस से अपने हाइड आउट तक नहीं पहुँचा, क्योंकि बीच में ही उसको रॉयल फैमिली के गार्ड्स ने पकड़ लिया था और अब वो उनकी कैद में है। एंड जब तात्सुमी वहाँ पर उस जेल में बंद होता है तभी उसके पास वहाँ पर एली आती है जो कि उससे बोलती है कि वो इस दुनिया से बुराई मिटाने का काम छोड़ दे, क्योंकि ये नामुमकिन है, इस दुनिया से कभी भी बुराई नहीं मिट सकती। देन वो वहाँ पर तात्सुमी को ऑफर भी करती है कि वो उनको ज्वाइन कर ले और वो उसके बदले उसकी जान बचा लेगी, पर तात्सुमी उसको मना कर देता है। इसलिए वो गुस्से में वहाँ पर उस जेल की बार्स को तोड़कर वो उसके ऊपर एक बर्फ की तलवार तान देती है और उसको ये धमकी देती है कि अगर उसने उनको ज्वाइन नहीं किया तो फिर वो उसकी जान ले लेगी। पर तब भी तात्सुमी वहाँ पर उसकी बातों को नहीं मानता और उससे बोलता है कि अच्छाई के लिए मरना तो काफी ज्यादा गर्व की बात है। ये सुनकर एली वहाँ पर आकर उसको अपने गले से लगा लेती है और उससे बोलती है कि वो नहीं चाहती कि वो मारा जाए, क्योंकि वो सच्ची में उससे प्यार करती है और ये कोई मजाक नहीं है, वो उसके जिंदगी का सबसे पहला और आखिरी प्यार है। देन फिर उसके बाद हमें वहाँ पर तात्सुमी के एग्जीक्यूशन के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसके एग्जीक्यूशन को देखने के लिए वहाँ पर सारे रॉयल फैमिली के मेंबर्स और काफी सारे उस राज्य के सिटीजन्स भी आए थे। बट इससे पहले कि वो वहाँ पर तात्सुमी को एग्जीक्यूट
कर पाते वहाँ पर नाइट रेडर्स की पूरी असैसिन टीम आ जाती है, जो कि तात्सुमी को बचाकर उन सभी लोगों को खत्म करने के लिए आए थे, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर रॉयल फैमिली के सारे करप्ट मेंबर्स मौजूद थे और नाइट रेडर्स के असैसिन टीम के पास उनको खत्म करने का इससे बढ़िया मौका तो और कोई हो ही नहीं सकता था। तो वहाँ पर उन लोगों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि उनके सामने उस करप्ट राजा की पूरी आर्मी खड़ी थी और उनके सामने नाइट रेडर्स के कुछ गिने चुने मेंबर्स खड़े थे। पर तात्सुमी ने वहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपने उस वाले आर्मर का सबसे ज्यादा नेक्स्ट और मैक्स लेवल भी अनलॉक कर लिया था, जिससे कि उसका आर्मर एक गॉड आर्मर में बदल चुका था और उसके सामने वहाँ पर कोई भी नहीं टिक पा रहा था। इसीलिए वो सारे सोल्जर्स वहाँ पर पर्टिकुलरली तात्सुमी के ऊपर ही हमला करने लग जाते हैं। पर धीरे धीरे कर वो सोल्जर्स वहाँ पर अपने आपे से बाहर जाने लगते हैं और नाइट रेडर्स के साथ साथ वो मासूम लोगों के ऊपर भी हमला करने लग जाते हैं। इसीलिए तात्सुमी वहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगा देता है सारे मासूम लोगों को बचाने के लिए, जिससे वो आखिरकार वहाँ पर सारे मासूम लोगों को तो बचा लेता है, पर उसी चक्कर में वो वहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। तब आकाने वहाँ पर तात्सुमी के पास आती है और उसको अपने गले से लगाकर उससे बोलती है कि वो उसको जब से मिला था वो तब से ही उसको काफी ज्यादा पसंद करती है, पर कभी उसकी उससे ये बात बोलने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। और आकाने की ये बातें सुनते सुनते ही तात्सुमी बेचारा वहाँ पर आकाने के बाहों में ही अपना दम तोड़ देता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एली भी आ जाती है और तात्सुमी को देखकर उसको ये अंदाजा होता है कि उसके जिंदगी का प्यार यानी कि तात्सुमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये देखने के बाद एली का वहाँ पर खुद पर काबू ही नहीं रहता है और वो गुस्से में अपनी तलवार आकाने की तरफ तान देती है, ये बोलते हुए कि अगर तात्सुमी उसके साथ रहता तो फिर वो अभी तक जिंदा होता, पर उनके उस नाइट रेडर के स्टूपिड प्लान की वजह से तात्सुमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो दोनों वहाँ पर आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और आकाने वहाँ पर उसको रोकने की काफी ज्यादा कोशिश भी करती है, पर एली तो वहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए मजबूरी में आकाने को वहाँ पर एली के ऊपर जानलेवा हमला करना पड़ता है। इसलिए जब एली वहाँ पर बस मरने ही वाली थी तभी वो वहाँ पर आकाने के सामने हार मान लेती है और जाकर तात्सुमी की बॉडी को अपने गले से लगाकर ये बोलते हुए खुद को फ्रीज कर देती है कि भले ही वो जिंदा रहते रहते तो साथ नहीं रह पाए, पर कम से कम मरने के बाद तो साथ रह ही सकते हैं। और इस तरीके से वो वहाँ पर ये प्रूफ कर देती है कि उसका तात्सुमी के लिए प्यार कोई मजाक नहीं था, बल्कि वो सच्ची में उससे अपने दिल से प्यार करती थी। और उस लड़ाई की वजह से आकाने भी वहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, इसलिए वो भी कुछ देर बाद सर्वाइव नहीं कर पाती और मारी जाती है। पर उन लोगों ने मरते मरते भी वहाँ पर उस देश के सारे करप्ट और बुरे लोगों को खत्म कर दिया था। इसीलिए कुछ दिनों के बाद वहाँ पर उस एविल राजा को भी सभी के सामने एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और इस तरीके से तात्सुमी और नाइट रेडर्स की टीम ने बुराई के ऊपर अपनी जीत को हासिल किया। भले ही वो सब लोग आखिर में मारे गए, पर उन्होंने अपनी जान को सैक्रिफाइस करते हुए बाकी सभी लोगों के लिए एक अच्छा और खुशहाल भविष्य दिया। और गाइस अभी के अभी स्क्रीन पे बने हुए वीडियो पे क्लिक करो, इसके अंदर मैंने एक और बढ़िया एनिमे की कहानी बताई है जिसको भी सुनने में आपको काफी अच्छा लगेगा। और हाँ, मैंने अपने बाकी चैनल्स का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, अगर आप जाकर सब्सक्राइब करना चाहो तो आप कर सकते हो।